निशांत रोशनी का गाल छूकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, 2 दिन सब्र रख लीजिए, उसके बाद आपको अपनी नजरों से एक पल भी दूर नहीं करूंगा। इतना कहकर उसके दोनों हाथों को अपने होठों से चूमकर वो बाहर निकल जाता है। निशांत अभी भी रोशनी के प्यार भरे एहसास में डूबा हुआ चल रहा था कि सामने से आते राज से टकरा जाता है। राज उसे अपनी शरारती नजरों से स्कैन करके उसके कंधे में हाथ डालकर बोला, होश में आ जा अब। निशांत एकदम से हड़बड़ाकर बोला, क्या मतलब भाई? वो मैं? राज हंसते हुए बोला, वो करना बंद कर, अपने रूम में जाकर मिरर में अपने आप को देखकर जरा अच्छे से चेहरा धोकर बाहर आ, जगह जगह लाल रंग से रंगा हुआ है। निशांत के कंधों को दबाते हुए शरारत से बोला, बेटा अब जब भी रोमांस करके बाहर निकलो तो अपनी रोशो को बोलना अच्छे से चेक करके अपने पति को बाहर भेजे, वरना इज्जत का फालूदा बन जाएगा। निशांत एकदम से राज के गले लगकर बोला, सॉरी भाई। राज उसकी पीठ थपथपाकर मुस्कुराते हुए बोला, इट्स नॉर्मल इशू, सबके साथ होता है, बस आगे से ध्यान रखना, क्योंकि मित्तल मेंशन में सब एक से बढ़कर एक वेल ट्रेन लव गुरु है, हर किसी की नजरें अब तुम पर ही होगी, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। निशांत मुस्कुराकर बोला, जी थैंक यू भाई, कहकर वो जल्दी से अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। राज मुस्कुराकर अपने आप से बोला, मतलब मैं ही नहीं, सारे दूल्हे बेसब्र हो रहे हैं। अंजलि के रूम की तरफ देखकर वो सोचा, ये विनोद अभी तक अंदर है, बेचारा मेरी नौटंकी की शरारतों में उलझा हुआ होगा। राज मुस्कुराकर लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। वहीं दूसरे रूम में अंजलि ने आज विनोद को अपने रूप के माया जाल में बुरी तरह फंसा दिया था। अंजू के छोटे से मासूम चेहरे पर रूही की दी हुई बड़ी सी नथ विनोद को बार बार बेकाबू कर रही थी। आज विनोद अंजू की खूबसूरती से इस कदर बेचैन हो रहा था कि उसके हाथ अंजू की नथ को आज ही उतारकर अपनी सीमा लांघना चाहते थे। अंजलि ने विनोद को पहली बार इस कदर बेचैन देखा था। वो विनोद के सीने से लगी उसके आगोश में सोई हुई थी। विनोद बेचैनी से अंजू को अपनी बाहों में समेट कर बोला, अब सुकून मिला है। मॉम ने जब से बताया कि तुम्हें ये नथ 3-4 दिन पहननी है तो मेरी जान अटक गई। बच्चा दर्द तो नहीं हो रहा? अंजलि विनोद को अपने लिए इतना परेशान देखकर उसके सीने को हल्के से चूमकर मुंह बनाते हुए बोली, आप रोज अपने होठों से हमें यहाँ छू लेना, फिर हमें दर्द नहीं होगा। विनोद उसका मुंह देखकर बोला, बच्चा यहाँ मेरी जान अटकी हुई है और तुम्हें शरारतें सूझ रही है। अंजलि एकदम से सीरियस होकर बोली, हम मजाक नहीं कर रहे, हमें कितना भी दर्द हो, अब हमारी नथ तो हमारे ससुराल पहुंचने पर आपके हाथों से ही उतरेगी, ये फाइनल है। अंजलि विनोद के कुर्ते को खींचकर उसे अपने करीब करके आंखें मटकाते हुए कशिश भरी आवाज में बोली, बहुत दर्द हो रहा है विनोद डार्लिंग, अब हमें आपके प्यार का मरहम चाहिए। अंजलि के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर विनोद हैरान होकर बोला, अंजू तुमने पहली बार मेरा नाम लिया बच्चा। से अगेन माय एंग्री बर्ड। अंजलि उसी मदहोशी से विनोद के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाकर बोली, विनोद डार्लिंग मुझे आपके इन सुर्ख लबों का मरहम सुबह शाम अपने लबों पर और हमारी नथ पर चाहिए। विनोद अपनी आंखों में गहरी तपिश लिए जैसे ही अंजलि के करीब होता है हमारी एंग्री बर्ड की हालत खराब होने लगती है। उसकी सांसें तेजी से चलने लगती है। वो एकदम से विनोद से अलग होकर पीछे की ओर कदम बढ़ाती है कि वार्डरोब से टकरा जाती है। विनोद अपनी आंखों में तपिश लिए उसकी ओर कदम बढ़ाता है कि अंजलि सिहरते हुए बोली, सर रुक जाइए, हम मजाक। विनोद जल्दी से अंजलि के करीब होकर अपना एक हाथ अलमारी पर रखकर अपने दूसरे हाथ से अंजलि की नाभि में अपनी 2 उंगलियां डालकर उसे जोर से प्रेस करता है और उसकी नथ को अपने होठों में पकड़कर बेचैनी से बोला, बहुत देर से अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए था अंजू, लेकिन तुम्हारी शरारतों से अब मेरा सब्र टूट गया बच्चा। सिर्फ 2 जगह नहीं, अब मैं अपने लबों की मुहर मेरे हिसाब से तुम्हारे बदन पर दूंगा। अंजलि कराते हुए बोली, सर हमारी नोज रिंग खींच रही है, हमें दर्द। विनोद अपनी उंगलियों को उसकी कमर पर थोड़ा और जोर से प्रेस करके बोला, अंजू ओपन योर आईज एंड फील द टच ऑफ माई लिप्स। इतना कहकर अपने होठों से अंजलि की नथ को छोड़कर उसकी नोज को छू लेता है। विनोद की करीबी से अंजलि कांपते हुए अपने दोनों हाथों से कसकर विनोद के हाथों को पकड़ लेती है। विनोद अंजलि को ऐसे बेचैन देखकर उसे अपने करीब सटा लेता है और उसकी नोज रिंग ऊपर करके अपने होठों से अंजलि के कांपते होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। एक लंबे लिप लॉक के बाद अंजलि को अपने से अलग करके वो उसे लेकर चुपचाप बेड पर लेट जाता है। अंजलि विनोद के एहसास में डूबी अभी भी हल्के हल्के कांप रही थी। उसके हाथ पैर और शरीर बिल्कुल ठंडे हो गए थे। अंजलि को ऐसे कांपते देख विनोद अधीर होकर बोला, अंजू क्या हुआ बच्चा, मेरी करीबी से कुछ प्रॉब्लम? अंजलि एकदम से बेचैन होकर बोली, सर हमें भी आपको बहुत सारा प्यार करना है। विनोद उसे अपनी बाहों में कसकर बोला, नो अंजू अभी नहीं, प्लीज अपने आप को शांत रखो, अभी बहुत सी रस्में करनी है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अंजलि जिद करते हुए अधीर होकर बोली, नहीं समझना हमें कुछ, आज मत रोकिए सर, सिर्फ एक बार आपको प्यार करना है। विनोद थोड़ा सख्त होकर बोला, नो मीन्स नो, इस बात में जिद जरूरी नहीं है अंजू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम मेरी इतनी सी छुअन से बेकाबू हो रही हो, तुम्हें यदि परमिशन दी तो कुछ गलत हो जाएगा, प्लीज बी पेशेंट। उसे अपने से अलग करके साइड में लिटाता है और पानी का ग्लास उसके होठों से लगाकर बोला, होठ सूख रहे हैं अंजू, थोड़ा सा पानी पीकर मन शांत करो। विनोद अधीर होते हुए बोला, अंजू यार तुम ऐसे करोगी तो अब शादी तक तुम्हारे पास भी नहीं। अंजलि नम आंखों से विनोद को देखकर बोली, सॉरी सर, आपकी खुशबू से, आपकी सांसों की गर्माहट से, आपके सुर्ख लबों के स्पर्श से हम बहुत बेचैन हो गए। विनोद के सीने पर सिर रखकर बोली, आप जिद नहीं करेंगे, अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, बट आप यदि हमसे नहीं मिलेंगे तो हम। अंजलि की बात पूरी होने से पहले ही विनोद उसे खींचकर अपनी बाहों में कस लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, डोंट से एनीथिंग रॉन्ग अंजू, जान हो तुम मेरी, तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता, बट प्रॉमिस करो मुझे देखकर अपना कंट्रोल लूज नहीं करोगी, प्रॉमिस मी। अंजलि नम आंखों से विनोद को देखती है और हल्के से अपनी गर्दन हिलाकर बोली, अब हम बेचैन नहीं होंगे सर। विनोद भावुक होकर बोला, अंजू प्लीज एक भी आंसू नहीं। उसे अपने गले से लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए बेचैनी से बोला, अंजू प्रॉमिस करो, यदि इससे पहनने से जरा भी तकलीफ हुई तो मुझे जरूर बताओगी। अंजलि हल्के से मुस्कुराकर बोली, आप टेंशन मत लीजिए, हम ठीक है। विनोद अपना हाथ आगे करके बोला, प्रॉमिस। अंजलि विनोद को इतनी देर देखकर जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। विनोद उसके हाथों को चूमकर प्यार से बोला, दैट्स माय गुड गर्ल, रेस्ट करोगी बच्चा थोड़ी देर? अंजलि अपनी गर्दन हिलाकर हाँ करती है। विनोद अंजलि को धीरे से अपने से अलग करता है, उसे बेड पर लिटाकर बोला, आराम से रेस्ट करो, मैं रूम लॉक करके चाबी साथ ले जा रहा हूँ। इतना कहकर उसके माथे को अपने होठों से छूकर बोला, लव यू माय एंग्री बर्ड। अंजलि हल्के से मुस्कुराकर बोली, लव यू टू। विनोद एक उड़ती सी नजर अंजलि की आंखों पर डालकर तुरंत बाहर निकल जाता है।
विनोद के नीचे जाते ही सब बॉयज अपनी रात की पार्टी के जुगाड़ में लग जाते हैं। देव और अर्जुन जी ने मनीष को कहकर विनोरा होटल के रूफटॉप पर पार्टी का ग्रैंड अरेंजमेंट करवा दिया था। भरत, देव, राज, निशु, शौर्य, विनोद, अर्जुन जी के साथ चारों फैमिली के कजिन ब्रदर भी जाने वाले थे। हमारे बॉयज की पार्टी पूरी रात धमाल मचाने वाली थी। सारी बॉयज टीम सगाई के बाद रात 11 बजे होटल विनोरा के रूफटॉप पर पहुंचने वाली थी। अर्जुन जी ने डिनर में वेजिटेरियन व्यंजन, हार्ड ड्रिंक में सभी की पसंद के डिफरेंट वाइन, डीजे सबका प्रबंध बखूबी किया था। मतलब आज रात सभी बॉयज अपनी फुल मस्ती में झूमने वाले थे। इधर कृष्णा ने रूही को मेहंदी आर्टिस्ट के आधे घंटे में पहुंचने की खबर दे दी। वहीं दूसरे पंडाल में विनोद के जनेऊ की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दोनों पंडाल आमने सामने थे। कृष्णा, रूही, सरला तीनों रागिनी के साथ ऊपर बने हॉल में आती है और सभी गर्ल्स को बुलाने का कहती है। रागिनी, वर्षा तीनों दुल्हन को लेकर हॉल में पहुंचती है। हमारी शीतल जल्दी से सरला के पास जाकर बैठती है और उनका हाथ पकड़कर बोली, माँ, वो आपसे पूछे बिना मैंने सारी ज्वेलरी उतार दी। सरला मुस्कुराते हुए बोली, शीतल, मेहंदी के लिए तो चेंज करना ही था ना, बस ज्वेलरी बॉक्स का अच्छे से ध्यान रखना। शीतल जल्दी से बोली, माँ, अब तो वो मुझे नहीं पहननी, तो प्लीज आप ही उसे संभालिए, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे से बॉक्स लाकर सरला जी को सुपुर्द कर देती है। कृष्णा प्यार से बोली, बेटा, तुम तीनों सबसे पहले अपने अपने कपड़े चेंज करो और मेहंदी के लिए रेडी हो जाओ। बस आधे घंटे में मेहंदी वाली पहुंच रही है। रोशनी बेटा, तुम चाहो तो ग्रीन वाला सूट पहन सकती हो। रोशनी धीरे से बोली, नो मम्मा, हम तीनों का मेहंदी का ड्रेस सेम है, आप टेंशन मत लीजिए, हम अच्छे से संभाल लेंगे। कृष्णा मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बताओ, तुम सबने अच्छे से खा लिया ना? अंजू, रोशनी, मेहंदी के बाद शाम 8 बजे सगाई और तिलक सेरेमनी है, इसलिए बेटा अच्छे से अभी खाना खा लो। अंजलि मुस्कुराकर बोली, डोंट वरी चाची, अभी तो पेट पूरा पैक है, हमारे सभी के पार्टनर यही है चाची, तो आज हमारा ध्यान रखने की उनकी ड्यूटी बनती है। सेजल हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने अंजू। मम्मा, आप सभी प्लीज रेडी हो जाइए, हम वर्षा और दी को रेडी करते हैं। सरला शांत होकर बोली, नीलू बेटा, तुम्हें जैसा कंफर्टेबल लगे वो करना, जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोली, नीलू, भाभी ठीक कह रही है, वैसे भी बेटा तुम्हें सिर्फ शगुन की मेहंदी लगवानी है, भाभी इसे तो आज सूट पहनने दीजिए। नीलिमा एकदम से बोली, नहीं आंटी, हमने मेहंदी के लिए स्पेशल लहंगा स्टिच करवाया है, ज्यादा हैवी नहीं है, मम्मा हम वही पहनेंगे। सरला मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, कुशा अपने दादू के साथ नीचे है, उसे हम तैयार कर देंगे, तुम रेडी होकर मुझे कॉल करो, मैं भरत को लेने भेज दूंगी, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। नीलिमा मुस्कुराकर बोली, जी मम्मा। रूही शांत स्वर में बोली, सरला जी, नीलू को एक रुमाल में हींग और राई बांध कर दे दीजिए, मैंने सुबह ही अंजू और रोशनी को गौरी पूजन के समय दे दिया था, मैं शीतल के लिए भी बनाकर लाई थी, बट आपसे पूछा नहीं इसलिए। सरला एकदम से बोली, रूही जी, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं, आप दे दीजिए। शीतल बेटा, तुम सब ये शादी के 1.25 महीने तक अपने पर्स में ही रखना। नीलू, तुम नीचे आओगी तो याद से मुझसे ले लेना। वो तीनों को सब कुछ समझाकर खुद भी रेडी होने चली जाती है। सब अपने अपने रूम में रेडी हो रही थी। मेहंदी के फंक्शन के लिए सबने ग्रीन कलर का लहंगा चुन्नी कैरी किया था। ड्रेस के अकॉर्डिंग हल्की फुल्की ज्वेलरी और बिल्कुल लाइट मेकअप। सभी दुल्हन अपने हाथों में अपने साजन के नाम की मेहंदी लगाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। राज की शोना, विनोद की एंग्री बर्ड और निशांत की रोशो। पैलेस के गार्डन में ही मेहंदी का खूबसूरत डेकोरेशन था। पूरा पंडाल ग्रीन, येलो और व्हाइट फूल पत्तियों से डेकोर किया गया था। तीनों दुल्हन के बैठने के लिए बैम्बू और कैन के डिफरेंट स्टाइल के 3 खूबसूरत झूले मोर पंख की ग्रीन पत्तियों व व्हाइट येलो गुलदावरी के फूलों से सजे हुए थे। सभी लेडीज के बैठने के लिए लकड़ी के पाटों पर गद्दे को हरे रंग की बेडशीट से कवर करके रेनबो कलर में थ्रेड वर्क, मिरर और व्हाइट कौड़ियों से राजस्थानी आर्ट में डेकोर गोल शेप के कुशन रखे थे। वहीं बीचों बीच बड़ी सी फूलों की लड़ियों से सजी टेबल पर कस्टमाइज ओवल और राउंड शेप में चांदी की खूबसूरत प्लेट में मेहंदी कोन रखे थे। मेकअप आर्टिस्ट के बैठने के लिए छोटे छोटे राजस्थानी राउंड शेप के मुड्डा स्टाइल स्टूल रखे थे। कुल मिलाकर पूरे फंक्शन की थीम राजस्थानी बेस थी। मेहंदी पंडाल के बिल्कुल सामने जनेऊ के लिए बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था, जिस पर रेड प्लेन कलर का कालीन बिछा था। पीछे हल्दी कलर के पर्दों पर ऑरेंज कलर के हजारे के फूलों की लड़ियां क्रमबद्ध रूप से ऊपर नीचे स्टाइल से लगी हुई थी। कालीन पर विनोद के बैठने के लिए लकड़ी के बाजोट, बड़ा सा हवन कुंड, पूजन की समस्त सामग्री व गुरुजी के बैठने का आसन लगा हुआ था। सामने मेहमानों के बैठने के लिए व्हाइट सोफे रखे थे। गुरुजी ने विनोद को बुलाकर जनेऊ संस्कार की विधि प्रारंभ कर दी थी। विनोद ने सिर्फ पीले रंग की धोती और अपने बदन पर पीले कलर का ही प्लेन वस्त्र ऐसे ही लपेटा हुआ था। पूरा शर्मा परिवार वहां उपस्थित था। गुरुजी ने जनेऊ विधि प्रारंभ होने के पहले ही विनोद को पीले बिना सिले वस्त्र पहनने का महत्व अच्छे से समझा दिया था। गुरुजी ने विनोद के पास एक दंड व भिक्षा मांगने के लिए एक पीले वस्त्र का ही थैला बनाकर रखा था। विनोद के पास ही स्टेज पर एक साइड पूरा शर्मा परिवार व गुरुजी की साइड सभी फैमिली के बड़े बैठे थे। विनोद अपने पास देव की गोद में बैठी कुशा को धीरे से बोला, प्रिंसेस, अपनी बुआ को बुलाकर लाइए। विनोद की बात सुनते ही देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुशा अपनी आंखें मटकाकर बोली, नहीं फूफा जी, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना, हमें यहाँ सब देखना है, आप बुआ को फोन करके बुला लीजिए। राज को देखकर बोली, वेट वेट हैंडसम, जरा ब्यूटीफुल को फोन करिए, वो सबको लेकर यहाँ आ जाएंगी। कुशा की बात सुनकर रूही विनोद के पास बैठते हुए मुस्कुराकर बोली, विनोद सामने देख, तेरी एंग्री बर्ड आ रही है। रूही के कहते ही सभी बॉयज की नजरें सामने की ओर उठ जाती है। पूरी लेडीज टीम हरे रंग में सजी धजी आसमान से उतरी परियों की तरह जनेऊ पंडाल की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई आ रही थी। कृष्णा और सरला ने मेहंदी आर्टिस्ट को जनेऊ के बाद मेहंदी शुरू करने को कहा था। अंजलि को देखते ही विनोद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं राज और निशांत भी अपनी शोना और रोशू को देखकर एक बार फिर अपना दिल हार जाते हैं। सेजल तीनों को आगे सोफे पर बैठा देती है। वहीं रूही रोशनी को ऊपर आने का इशारा करती है। रोशनी सेजल को देखकर बोली, भाभी मॉम ऊपर बुला रहे हैं। सेजल मुस्कुराते हुए बोली, रोशनी तुम्हें रस्म करनी है, इसलिए ऊपर जाना पड़ेगा। निशांत को देखकर बोली, निशु भैया प्लीज नीचे आकर रोशनी को ले जाइए, रूही आंटी बुला रही है। सेजल की बात सुनकर निशांत के फेस पर स्माइल आ जाती है। अर्जुन जी शरारत से बोले, जाइए जाइए, आपकी तो लॉटरी लग गई, अपनी रोशनी को करीब लेकर बैठिए साले साहब। निशांत मुस्कुराकर अर्जुन जी को एक नजर देखता है और नीचे आकर रोशनी का प्यार से हाथ थामकर ऊपर लाता है और रूही और अपने बीच बैठा देता है। अंजलि अभी भी अपनी बेचैन नजरों से विनोद को देख रही थी। विनोद अंजलि की नजरों की बेचैनी देखकर उसे आंखों के इशारे से ही स्माइल करने का बोलता है। इतने में ही राज अपनी जगह से उठकर बोला, देव यार, नीचे बैठने से पैर में झंझनाहट हो रही है, तू यहाँ बैठ, मैं नीचे जाकर सोफे पर बैठ लूंगा। राज की बात सुनकर अनिकेत और दीवान जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
वही अर्जुन जी की जोर से हंसी छूट जाती है। राज घूर कर अर्जुन जी को देखता है। अर्जुन जी शरारत से बोले, साले साहब आंखों को कंट्रोल में रखिए। देव जरा अपने दोस्त से पूछो तो, इनके सिर्फ पैरों में झंझनाहट हो रही है या और भी कुछ? देव मुस्कुराकर बोला, राज जीजू कुछ पूछ रहे हैं। राज अर्जुन जी को देखते हुए बोला, तू फालतू बैठा है ना यहाँ, मेरी तरफ से इन्हें तू ही जवाब दे देना। अर्जुन जी को देखकर बोला, आपको तो आज रात पार्टी में देखूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। शरारत से मुस्कुराते हुए नीचे आकर शीतल को देखकर बोला, सेजल जगह खाली करो और अपने पति के पास जाकर बैठो, मुझे मेरी शोना को मेहंदी की डिजाइन बतानी है। सेजल मुस्कुराते हुए शरारत से बोली, व्हाई नॉट भैया, मेहंदी के साथ साथ आगे की प्लानिंग भी कर लीजिए। चल वर्षा, इन दोनों लव बर्ड्स को अकेले छोड़ दे। इतना कहकर एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसती हुई ऊपर चली जाती है। विनोद की एंग्री बर्ड अपने साजन से दूर बेचैनी से बैठी थी। अंजलि को देखकर विनोद के चेहरे पर भी उदासी छा जाती है। रूही की नजरें इतनी देर से अपने बेटे बहू पर ही थी। वो दोनों की आंखों की बेचैनी देखकर चुपचाप बैठी हुई थी। गुरुजी ने जनेऊ की विधि प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले विनोद से वरुण, कुबेर, ब्रह्मा और नवग्रह का आह्वान करवाया। अब गुरुजी जनेऊ का महत्व बता रहे थे। बेटा, जनेऊ के 3 सूत्र में कुल 9 लड़े होती है, जो नवग्रह का प्रतीक मानी जाती है। उपनयन संस्कार में उपयोग होने वाला श्वेत रंग का धागा शुक्र ग्रह से संबंध दर्शाता है, जो सौंदर्य, काम, सुख, वैभव का कारक होता है। बच्चों, पहली बार जनेऊ धारण करते समय इस कच्चे सूत्र को पीले रंग से रंगा जाता है, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति से संबंध रखता है और ज्ञान, धर्म, कर्म, गुरु का कारक माना जाता है। गुरुजी 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस जनेऊ को 5 ब्राह्मण जिनका जनेऊ संस्कार हो गया है, उनसे विनोद को जनेऊ धारण करवाते हैं। उसके बाद गुरुजी विनोद को दंड और पीले वस्त्र का थैला देकर वहां उपस्थित सभी लोगों से 5 बार भिक्षा मांगकर लाने को कहते हैं। वहां उपस्थित सभी लोग सबसे पहले चावल मूंग की खिचड़ी, दूसरे में फल, तीसरे में मिठाई का पीस, चौथी बार में टॉफी, चॉकलेट या ड्राई फ्रूट्स, 5वीं बार में रुपए डालते हैं। उसके बाद गुरुजी विनोद के मान पक्ष में से किसी बड़े को बुलाने का कहते हैं। गुरुजी बोले, शर्मा साहब अपने मान पक्ष को विनोद के पास बिठाकर गुरु दीक्षा दिलवाइए। विजय जी अपने जीजाजी व निशु को विनोद के पास बिठाते हैं। दोनों विनोद के कान में गुरुजी द्वारा दिए मंत्र बोलते हैं। निशांत मंत्र बोलने के बाद विनोद के कान में बोला, जी मेरी बहन को हमेशा खुश रखना, मॉम डैड का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, आपका बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छुए। निशांत की बात से विनोद के चेहरे की स्माइल गहरी हो जाती है। गुरु दीक्षा के बाद गुरुजी हवन करवाते हैं और विनोद को दंड कंधे पर रखकर घर से भागने का कहते हैं। विनोद हंसकर बोला, मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। इस प्रकार उच्चारण करके पंडाल से नीचे उतरता है कि उसके मामा उसे शादी का लालच देकर पकड़ लाते हैं। उसके बाद विनोद को बाजोट पर बैठाकर रोशनी के द्वारा उसका आरता करवाया जाता है। रोशनी और निशांत मिलकर विनोद की गोद में मित्तल परिवार की ओर से एक सोने की गिन्नी व कपड़े भेंट करते हैं। विनोद के मामा मामी विनोद के पीले कपड़े उतारकर सिले हुए कोरे वस्त्र पहनाते हैं। इस तरह विनोद के जनेऊ की विधि संपन्न होती है। अंत में विनोद अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेता है। रूही विनोद का गाल छूकर बोली, विनो मेहंदी शुरू होने वाली है, थोड़ी देर नीचे जाकर अंजू को देख, उसे लेकर जा और कुछ हेल्दी ड्रिंक पिला दे। विनोद रूही का हाथ चूमकर बोला, थैंक यू मॉम। विनोद जल्दी से अंजलि के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर रूही से बोला, मम्मी जी थोड़ी देर अंजू को ले जा रहा हूँ, इन्हें 3-4 घंटे बैठना होगा, तो मॉम ने हेल्दी जूस पिलाने के लिए कहा है। विनोद की बात सुनकर थोड़ी दूर खड़े अर्जुन, भरत, देव, शौर्य हंस पड़ते हैं। अर्जुन जी हंसते हुए बोले, भरत भाई, एक दूल्हे का पैर झंझना रहा है, दूसरा अपनी बीवी को हेल्दी जूस पिला रहा है, तीसरे की तो बिना किसी बहाने लॉटरी लग गई। मतलब कमाल है यार, इतनी बेताबी अपने पार्टनर से मिलने की, सुपर्ब आइडिया। भाई हम दोनों ने तो ये गोल्डन टाइम मिस कर दिया। भरत मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन जी मन में मत रखिए, रघु को लेकर दोबारा फेरे खा लीजिए, हम सब साले मिलकर आपके लिए इससे भी बेस्ट अरेंजमेंट कर देंगे। क्यों देव, शौर्य दोनों मुस्कुराते हुए बोले, यस बिग ब्रो। अर्जुन जी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, अरे नहीं नहीं भाई, अब मुझ में दोबारा फेरे खाने की हिम्मत नहीं है, मुझे बख्श दीजिए। इतना कहकर वो उन दोनों को देखते हैं और सब जन खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। जनेऊ के बाद मेहंदी आर्टिस्ट ने सभी दुल्हन को बुलाने का फरमान जारी कर दिया था। राज शीतल के पास बैठा अपनी सर्द नजरों से उसे देखकर बोला, शोना हर बार इतना कहर ढाना जरूरी है क्या? इस रंग में तुम्हें पहली बार देखा है, बाय गॉड तुमने जान निकाल दी मेरी। शीतल हल्की नाराजगी से राज को देखते हुए बोली, सोच समझकर बोला करिए ना आप। इतने में ही सामने से आती सरला को देखकर वो हड़बड़ाते हुए बोली, राज जाइए यहाँ से, माँ आ रही है। राज शांत होकर बोला, आने दो मम्मा को, मुझे भी उनसे जरूरी काम है। इतने में ही सरला और सुमन शीतल के पास आकर बोली, शीतल चलो बेटा, मेहंदी टाइम से लगेगी तो शाम तक सूखकर गाढ़ा रंग आ जाएगा। राज सरला का हाथ पकड़कर अपना फोन आगे करके बोला, मम्मा इनके हाथ पर ये डिजाइन बनवाना है। सरला हैरानी से बोली, राज इसमें भी अपनी पसंद? राज शांत स्वर में बोला, शोना से पूछकर फाइनल किया है। राज की बात सुनकर जहां शीतल की नजरें शर्म से झुक जाती है, वहीं सुमन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सरला मुस्कुराकर बोली, इसके साथ तुझे भी बैठना है, वैसे भी पहले तेरे हाथ पर शगुन की मेहंदी लगेगी, उसके बाद तेरी शोना के। राज शीतल के आगे हाथ करके बोला, आओ शोना। वो सरला और सुमन के साथ पंडाल की ओर बढ़ जाता है। कृष्णा ने पहले निशांत और रोशनी को लाकर बिठा दिया था। सब अंजलि और विनोद का वेट कर रहे थे। रूही जी मुस्कुराते हुए बोली, कृष्णा जी 2 मिनट रुक जाइए, विनोद और अंजू बस आ ही रहे हैं। यहाँ विनोद अंजलि का हाथ पकड़े डाइनिंग एरिया में आता है और वेटर से 2 ग्लास स्ट्रॉबेरी शेक लाने को कहता है। अंजू को बिठाकर उसका गाल प्यार से छूकर वो बोला, अंजू ठीक हो ना बच्चा? अंजलि अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान देकर बोली, हम ठीक है सर, टेंशन मत लीजिए, यहाँ से फ्री होकर जल्दी बाहर चलिए, हमारी वजह से सब लेट हो रहे हैं। विनोद उसके हाथों को चूमकर बोला, बच्चा मेहंदी के बाद आकर तुमसे बात करूंगा। इतना कहकर वो अंजू को ग्लास पकड़ाता है। दोनों अपना शेक खत्म करते हैं और बाहर आ जाते हैं। विनोद और अंजलि के आते ही मेहंदी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तीनों जोड़े अपने अपने पार्टनर के साथ झूले पर बैठे थे। बीच में हमारे राज शीतल, उनके दाई ओर निशांत रोशनी, बाई ओर विनोद अंजलि। सबसे पहले सरला और सुमन ने राज और शीतल के हाथों में मेहंदी लगाकर शगुन किया। राज अपना फोन दिखाकर बोला, मैम इनके हाथ पर मुझे ये डिजाइन चाहिए। मेहंदी आर्टिस्ट राज को देखती है और मुस्कुराते हुए बोली, श्योर सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। देव मुस्कुराकर बोला, राज अब डिजाइन बता दिया तो हमारे पास आ जा। राज देव को घूर कर बोला,
तू चुपचाप सेजल का ध्यान रख, मैं अपनी शोना के साथ ही बैठूंगा। मम्मा, मैं थोड़ी देर इसके साथ बैठ सकता हूँ? सरला दोनों पर एक नजर डालकर बोली। राज, तू बैठना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्के से मुस्कुराकर बोली। खाली बैठे रहकर अपनी शोना को निहारने का काम मत करना, मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसे बीच बीच में टाइम से जूस और फ्रूट्स खिला देना। राज खुश होते हुए खड़े होकर बोला, थैंक यू मम्मा, लव यू सो मच। सरला हंसते हुए बोली, चल अब ज्यादा मस्का मत मार, चुपचाप बैठ जा। इतने में ही कुशा राज की गोद में चढ़कर बोली, हैंडसम, हमारे लिए भी डिजाइन सिलेक्ट कीजिए। राज कुशा को किस करके बोला, मेरे पास बैठो प्रिंसेस, अभी आपके भी हाथों में सुंदर सी मेहंदी लगवाते हैं। मम्मा, आप भाभी की भी मेहंदी शुरू करवा दीजिए, उन्हें जल्दी से फ्री करना जरूरी है। सरला मुस्कुराते हुए नीलिमा के पास चली जाती है। वही हमारे निशांत और रोशनी के हाथों पर कृष्णा और सेजल शगुन करते हैं और विनोद अंजलि के हाथों पर भी ये रस्म रूही अदा करती है। तीनों दुल्हन की मेहंदी शुरू होते ही सभी छोटे बड़े जोड़े अपने अपने पार्टनर के साथ मेहंदी लगवाने बैठ जाते हैं। डीजे पर बैकग्राउंड में मेहंदी सॉन्ग प्ले हो रहे थे, वही एक तरफ राजस्थानी नृत्य कलाकार गाने पर थिरक रहे थे। दूसरी तरफ रोशनी को देखकर रूही और विजयकांत की नजरें बार बार नम हो रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं था कि ये उनकी वही रोशनी है जिसने आज तक कभी सलवार सूट नहीं पहना था। वो आज अपने प्यार और उसके परिवार के संस्कारों और मर्यादा का मान रखते हुए इंडियन कल्चर में सजी अपने साथ फेरों के पवित्र बंधन की हर रस्म को दिल से बखूबी निभा रही है। दूसरी तरफ मीना और मनोहर अपनी इकलौती बेटी अंजू को देखकर भावुक हो रहे थे। वही हमारी पूरी माहेश्वरी फैमिली अपनी दोनों बेटियों को इतने प्यार करने वाले दामाद और अच्छा ससुराल मिलने से बहुत खुश थे। कुल मिलाकर सब परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खुशी और गम के मिले जुले भाव थे। डांस के बाद सभी एक बार फिर मेहंदी लगवाने बैठ जाते हैं। 2 बजे के करीब अर्जुन जी ने पैलेस के डाइनिंग एरिया में लंच लगवा दिया था। सभी फैमिली के गेस्ट लंच करके अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए थे। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी दुल्हनों के हाथ पैरों में उनके साजन के नाम की खूबसूरत मेहंदी लग जाती है। मेहंदी फंक्शन के बीच में ही हमारे राज को अनिकेत जी ने जरूरी काम से अपने पास बुला लिया था। भरत और राज अपने पापा के पास जाने के बाद ऐसे उलझे कि उन्हें अपनी शोना याद ही नहीं रही। एक्चुअली विनोद की सगाई के साथ ही लगन सेरेमनी का फंक्शन था जो हमारे विनोद के परिवार में होता है। विनोद को अग्रवाल फैमिली की ओर से दिए जाने वाले शगुन पर अनिकेत जी अपने दोनों बच्चों से डिस्कस कर रहे थे। इतने में ही अंकिता और अक्षत, भरत के ससुर और राज के मामा मामी आ गए थे। उनकी खातिरदारी और गप्पों में हमारे राज अपनी शोना को भूल गए। नीलू को सरला ने 1 घंटे बाद ही भरत के साथ अपने रूम में भेज दिया था। कुशा अपने नाना नानी को देखकर दौड़ती हुई उनके पास आती है और उनकी गोद में चढ़कर अपनी नॉन स्टॉप बातें शुरू कर देती है। कुशा को देखते ही राज को हमारी इनोसेंट शीतल की याद आती है। राज प्रिंसेस से अपनी शोना की मेहंदी के बारे में पूछता है। कुशा अपने नानू की गोद में चढ़ी हुई बोली, हैंडसम, दोनों चाची और बुआ की मेहंदी लग गई और मेहंदी वाली आंटी अभी अभी गई है, इसलिए तो हम नानू के पास आ गए। दादू नानू देखिए हमारी मेहंदी। अनिकेत मुस्कुराकर बोले, मेरी प्रिंसेस के छोटे छोटे हाथ तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कुशा राज के पास आती है और अपने होठों को गोल करके बोली, दादू, हमारी और ब्यूटीफुल की डिजाइन हैंडसम ने सिलेक्ट की थी, इसलिए हमारे हाथ सुंदर लग रहे हैं। चाचू, आप चलिए ना हमारे साथ, चाची की मेहंदी भी बहुत सुंदर लग रही है। कुशा के कहते ही राज सीधा भरत और अनिकेत की तरफ देखता है। अंकिता राज को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, राज, क्या यार, तुम भी यहाँ बड़ों के बीच बैठे थे, तुम्हें अपनी शोना के साथ होना था। उसे कुछ खिलाया या वो बेचारी 2-3 घंटे भूखे प्यासी बैठी रही? दीवानजी हंसते हुए बोले, बरखुदार, अब आप जाकर अपनी शोना को देखो या हम सब देख लेंगे। राज अंकिता को देखकर बोला, अंकी चल तू भी। दोनों कुशा को साथ लेकर शीतल की तरफ चले जाते हैं। तीनों दुल्हन अपने साजन के नाम की मेहंदी लगाए वहाँ आराम से सुस्ता रही थी। उनके साथ ही चारों फैमिली की लगभग सभी लेडीज बैठी थी। निशांत और विनोद रोशनी और अंजू के पास बैठे थे। वही हमारी शीतल अपने शौर्य भाई के कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। शौर्य ने शीतल को खिलाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन उसने मना कर दिया था। उसकी बेचैन नजरें इस वक्त सिर्फ अपने राज को चारों तरफ ढूंढ रही थी। इतने में ही उसे सामने से राज अंकिता के साथ आधा दिखाई दिया और शीतल के चेहरे पर चमक आ जाती है। राज दूर से ही सब पर एक नजर डालता है और सीधा शीतल के पास आकर बोला, शोना जल्दी से अपने हाथ दिखाओ। शीतल मुस्कुराकर राज के आगे अपने दोनों हाथ कर देती है। शीतल के मेहंदी लगे हाथों को देखकर राज को हॉस्पिटल वाला दिन याद आ जाता है और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। शीतल गौर से राज के चेहरे को देख रही थी। वो राज की बेचैनी देखकर धीरे से पूछती है, क्या हुआ राज? राज उसके पास बैठकर उसे साइड हक करके बोला, कुछ नहीं शोना, ये बताओ तुमने कुछ खाया? इतने में ही शौर्य राज के आगे प्लेट करके बोला, राज 2 घंटे से खाने की तो छोड़ो, पानी भी नहीं पिया इसने, लीजिए इसे आप ही खिलाइए। राज शौर्य के हाथ से प्लेट लेकर शीतल की तरफ पलटता है और उसके मुंह में एप्पल खिलाते हुए अधीर होकर बोला, शोना खाने में मुझे लापरवाही पसंद नहीं, जानती हो ना क्यों भूखी बैठी रही? मैं पापा और भाई के साथ बातों में उलझ गया, इससे टाइम लग गया और तुम यहाँ भूखी प्यासी बैठी रही। शीतल मुंह बनाकर बोली, सुबह पेट भर के नाश्ता किया था इसलिए मैं भूख नहीं थी। बार बार आप अपनी थानेदारी हम पर मत चलाइए, चढ़ू कहीं के, कभी भी प्यार से बात नहीं करते। राज शीतल को फ्रूट खिलाते हुए अपनी गहरी नजरों से देखकर बोला, प्यार से बातें करना नहीं, डायरेक्ट प्यार करना जानता हूँ। वैसे कुछ ज्यादा बेकरारी नहीं हो रही है तुम्हें? फ्रूट्स खाकर चलो रूम में, फिर दिखाता हूँ अपना प्यार। राज की कही बात शीतल का दिल धड़का देती है। वो लरसते हुए बोली, राज अब हमें नहीं खाना, हमें अपने रूम में छोड़ दीजिए। राज सामने से आते हुए वेटर को प्लेट देकर बोला, 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 110 में 2 झमाझम शेक 15 मिनट में पहुंचा देना। वेटर बोला, जी सर। इतना कहकर वो प्लेट लेकर आगे बढ़ जाता है। राज अंजलि के पास आता है और प्यार से बोला, अंजू, रोशनी, दोनों अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। रूही आंटी, मम्मा, इन सबको ले जाए। सरला शांत स्वर में बोली, राज सब तेरा ही वेट कर रहे थे, तू भी शीतल को उसके रूम में छोड़ दे। हल्के से मुस्कुराकर बोली, निशु, विनोद जी, अब आप भी इन दोनों को ले जाओ, सारे बच्चे रेस्ट करो। बेटा सगाई का मुहूर्त ठीक 8 बजे का है, इसलिए 6 बजे तक अपनी मेहंदी निकालकर जो ऑयल तुम्हें दिया है उसे लगा लेना। रोशनी, अंजू, टाइम से रेडी हो जाना। रोशनी धीरे से बोली, जी आंटी। कृष्णा को देखकर बोली, मम्मा शाम को एक बार सेजल भाभी को हमारे पास भेज दीजिएगा। कृष्णा मुस्कुराकर बोली, बेटा जी नर्वस नहीं होना, अपने मिस्टर मित्तल से पूछ लो, हम तो सेजल को तुम्हारे साथ ही रहने का बोल देंगे। निशांत कृष्णा की बात सुनकर उन्हें गले लगाकर बोला, मम्मा मैं भी चाहता हूँ भाभी इनके साथ रहे। कृष्णा प्यार से बोली, बेटा अभी जाकर रेस्ट करो, सेजल तुम्हारे पास आ जाएगी।
दूसरी तरफ हमारी रूही जी अपनी अंजू की टेंशन में थी। वो विनोद का हाथ पकड़कर अंजू के पास आती है और प्यार से बोली, अंजू बेटा, नथ से कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अंजलि एकदम से रूही के गले लगकर बोली, नो मॉम, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। अगर परेशानी होगी तो सीधे आपके पास आ जाऊंगी। विनोद की तरफ देखकर वो धीरे से बोली, हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें आपके पास ही मिलेगा। रूही अंजलि की बातों की गहराई समझकर विनोद की तरफ देखती है। वो अंजलि का गाल छूकर बोली, यस बच्चा, आई एम ऑलवेज विद यू। विनू, चलो इसे इसके रूम में छोड़ दो और तुम भी जाकर रेस्ट करो। विनोद शांत स्वर में बोला, मॉम, मैं थोड़ी देर घर जा रहा हूँ। रोशनी एकदम से पूछती है, विनू क्या हुआ? विनोद अंजलि को देखते हुए बोला, मॉम, वो मेरे फ्रेंड और उनकी वाइफ आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर घर जाऊंगा। राज बीच में ही बोला, विनोद तुम जाकर रेस्ट करो, यहाँ बहुत लोग हैं, तुम्हारे फ्रेंड का फोन नंबर दो मुझे, मैं जीजू को देता हूँ, वो सब मैनेज कर लेंगे, तुम अंजू को लेकर उसके रूम में जाओ। विनोद अंजलि को देखता है और शांत स्वर में बोला, ओके राज, चले अंजू। अंजलि जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, विनोद उसे अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों को देखते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विनोद की गोद में आते ही अंजू आंखें बंद करके विनोद के सीने से अपना चेहरा लगा लेती है। विनोद चुपचाप उसे लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। उनके जाते ही राज गहरी नजरों से शीतल को देखकर बोला, निशु, तेरे लिए मुहूर्त निकलवाऊं क्या? चुपचाप रोशनी को गोद में उठा और अपने रूम में जा। इतना कहकर वो शीतल को अपनी गोद में उठा लेता है। शीतल एकदम से हड़बड़ाकर बोली, क्या कर रहे हैं आप? मम्मा, आंटी सब है यहाँ, उतारिए मुझे नीचे, हमारे पैरों की मेहंदी सूख गई है, मैं आराम से चलकर जा सकती हूँ। राज आगे बढ़ते हुए अपनी गहरी नजरों से शीतल को देख रहा था। वो उसे गोद में ही लिए कृष्णा के पास आकर बोला, कृष्णा डार्लिंग, आपकी बहू पैदल जाना चाहती है, अब आप बताइए, इसे उतार दूं या अपनी गोद में ही ले जाऊं? राज के इतना बोलते ही शीतल के गाल एकदम से सुर्ख हो जाते हैं और उसकी नजरें शर्म से झुक जाती है। कल आएगा कहानी का अगला भाग और